अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक लिटरेरी थ्योरी को। हम साइकोएनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने देखेंगे कि लिटरेरी थ्योरीज होती क्या हैं और कौन कौन सी लिटरेरी थ्योरी जो हैं वो अनटिल नाउ एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे द जनरेटर ऑफ द थ्योरी यानी सिगमंड फ्रॉइड को देखेंगे, उसकी बायोग्राफी पे एक हल्का सा मुआयना करेंगे और साथ साथ हम साइकोएनालिसिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसके तमाम स्टेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। साइकोएनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ये एक थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। आज हम इसकी कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इसके हर एस्पेक्ट्स को एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। हम इसके क्रिएटर, इसके जनरेटर को भी डिस्कस करेंगे, जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ साइकोएनालिसिस की जो मेजर पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी आता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आता है, उसके बाद साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आता है, उसके साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो उन सब स्टेजेस की तरफ, उन सब पार्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले हम साइकोएनालिसिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली साइकोएनालिसिस है क्या, इसके अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। लेकिन थ्योरी की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि लिटरेरी थ्योरीज़ क्या होती हैं और थ्योरीज़ कितनी अब तक अनटिल नाउ कितनी थ्योरीज़ जो हैं वो अवेल हैं, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी क्या होती है? लिटरेचर को या किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए लिटरेरी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के मुख्तलिफ मीनिंग हैं, उसको एक बिलीफ के तौर पर लिया जा सकता है, जो कि हर इंसान का अपना इनफरादी होता है, और ये बिलीफ दूसरों से जो है वो मिलता जुलता या मुख्तलिफ भी हो सकता है। एक ही टेक्स्ट से मुख्तलिफ लोग अपनी थ्योरी के हिसाब से मुख्तलिफ मीनिंग ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट थ्योरीज़ हैं और टेक्स्ट एक है लेकिन थ्योरी डिफरेंट है। जैसे मार्क्सिज्म की थ्योरी है, साइकोएनालिसिस की थ्योरी है, तो सूफीज़म की थ्योरी है, तो ये थ्योरी डिफरेंट हैं। हम उसका जब एनालाइज करेंगे उस थ्योरी को, उस टेक्स्ट को डिफरेंट थ्योरी के अप्लाई करके, तो उसका एक बिलीफ जो है वो हर एक इंसान का डिफरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। आसान लफ्ज़ों में हम लिटरेरी थ्योरी के मुख्तलिफ रंगों के ग्लासेस के तौर पर ले सकते हैं। जिस शख्स ने जिस तरह के ग्लासेस लगाए होंगे वो किसी भी दी गई टेक्स्ट को उसी रंग से देखेगा। अगर वो ब्राउन है तो हमें ब्राउन नज़र आएगा, ब्लैक है तो डार्क थोड़ा सा नज़र आएगा, वाइट है या ब्लू है, रेड है, येलो है, तो हम उसी सेंस में उसको देखेंगे। मीन के आप जो थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट भी आपको अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी हमें वो उसका मीनिंग हमें नज़र आएगा। अब हम इसके बेनिफिट देख लेते हैं कि इसको स्टडी करने के क्या बेनिफिट हैं। बेनिफिट ऑफ लिटरेरी थ्योरी, बेनिफिट ऑफ स्टडिंग लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी किसी भी टेक्स्ट और उसके राइटर के दरमियान तल्लुक़ की वजाहत करती है। एक लिटरेरी थ्योरी हमें बताती है कि लिटरेचर को समझने के लिए क्लास, रेस और जेंडर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लिटरेरी थ्योरी एक फ्रेमवर्क कंसेप्चुअल देती है, जिसमें किसी भी टेक्स्ट की जो हिडन मीनिंग हैं उनको समझने में मदद मिलती है। अगर लिटरेरी थ्योरी हमें ये बता रही है कि लिटरेचर के अंदर डिफरेंट क्लास पाई जाती हैं, रेस होता है, जेंडर होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें वो टेक्स्ट समझ आएगा। उसके बाद लिटरेरी थ्योरी जो है वो हमें वो एक फ्रेमवर्क का कंसेप्ट देती है कि जिसमें किसी भी टेक्स्ट का हिडन मीनिंग, जो हर टेक्स्ट होता है उसका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, जो हमें बाज़ाहिर नज़र आ रहा होता है, एक हिडन मीनिंग होता है। तो लिटरेरी थ्योरी हेल्प आउट करती है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देती है जिसमें किसी भी टेक्स्ट का हिडन मीनिंग जो है हमें समझने में मदद मिलती है। उसके बाद जो लिटरेरी थ्योरी है एक ही टेक्स्ट को मुख्तलिफ अंदाज में देखने की काबिल बनाती है। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जब वो उस थ्योरी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करेगा उस टेक्स्ट के ऊपर, तो एक अलग, एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो नज़र आएगा। तो इससे क्या होता है कि उसके हर इंसान का अपना मुख्तलिफ अंदाज़ होता है, तो एक ही टेक्स्ट को कितने उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी ये हमारी हेल्प करती है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो बेनिफिट्स के तौर पे हम स्टडी कर सकते हैं लिटरेरी थ्योरी के, कि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी की कई इकसाम हैं। आसानी के लिए इनको मुतअद्दिद ग्रुप में तकसीम किया जाता है। राइटर सेंटर्ड थ्योरी, यानी राइटर का जो मेन थ्योरी है सेंटर्ड थ्योरी है। उसके बाद टेक्स्ट सेंटर्ड थ्योरी, यानी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी है वो
एक टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी है वो, और एक रीडर सेंटर थ्योरी, एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी बनती है वो। अब लिटरेरी थ्योरी के जो पॉपुलर एग्जाम है जिसके बारे में ज़्यादा डिबेट की जाती है वो मुद्दा ज़्यादा है, यानी कि जो लिटरेरी थ्योरीज बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो अब तक जिन पे बहुत ज़्यादा डिबेट की जा सकती है, बहुत प्रेस की जाती है, जो पढ़ी जाती हैं, जो मशहूर हैं, काबिल ज़माना हैं, मशहूर ज़माना है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो है वो है फेमिनिज़म, फिर स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, मॉडर्निज्म्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, साइकोएनालिसिस, मार्क्सिज्म्स, सूफीज़म्स। तो ये जो थ्योरीज हैं वो मशहूर ज़माना, यानी जो इन पर डिबेट की जाती है, बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ, वो क्या है? साइकोएनालिसिस क्या होता है? साइकोएनालिसिस इंग्लिश लिटरेचर में ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी एक साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने पब्लिश की, जो कि 8 मई 1856 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। जब वो 4 साल के थे तो उनकी ऑस्ट्रिया फैमिली से 1860 को जो है विनिया माइग्रेट कर गई, यानी विनिया की तरफ जो है वो उनकी फैमिली माइग्रेट कर गई, और वो 1938 तक वहीं रहे। उन्होंने मेडिसिन में तालीम हासिल की। उसके बाद फ्रॉइड ने न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की। इस दौर में औरतों में हिस्ट्रिया की बीमारी आम थी। फ्रॉइड का रुझान मेडिसिन की बजाय साइकाट्री की तरफ हो गया। उसने 1887 से 1897 तक जो हिस्ट्रिया के पेशेंट्स हैं उन पर काम किया। वो हिप्नोटाइज़म में बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी रखता था, हिप्नोटाइज़ करना लोगों को और हिप्नोटाइज़म के बारे में पढ़ना, उस पर प्रैक्टिकली उस पर अप्लाइड करना, तो इन चीज़ों के बारे में उसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसका ख्याल था कि पेशेंट को हिप्नोटाइज़ करके उसके पास्ट के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं, जो कि उसके नफ्सानी मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी होता है। फ्रॉइड की कोशिशों से 1896 में साइकोएनालिसिस को जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। फ्रॉइड ने अपनी किताब जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में साइकोएनालिटिकल थ्योरी के फंडामेंटल्स को बयान किया है। इसलिए कह सकते हैं कि साइकोएनालिसिस थ्योरी फ्रॉइड की किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पर बेस करती है। तो ये था एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट जनरेटर क्रिएटर ऑफ साइकोएनालिसिस के बानी का, जिसे यानी कि जो थ्योरी के फाउंडर का। अब हम बढ़ते हैं साइकोएनालिसिस की तरफ। उसकी डेफिनेशन, साइकोएनालिसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइकोएनालिसिस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड साइकोट्रिक यानी जो मेथड हैं विच हैव देयर ओरिजिन इन देयर वर्क एंड थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। यानी ये सेट ऑफ थ्योरी है, मतलब एक थ्योरी के अंदर जो बहुत सी थ्योरीज को डाला गया है जो कि माइंड से रिलेटेड हैं, इंसान की ब्रेन से रिलेटेड हैं, मतलब ब्रेन की साइकी से रिलेटेड हैं। साइकोएनालिसिस के अंदर बहुत सारे बिलीव्स हैं कि लोगों के अंदर बहुत सारी जो हैं वो अनकॉन्शियस थॉट होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, डिज़ायर होती हैं, मेमोरीज होती हैं। तो एक तो होता है कि इंसान को विलिंगली कुछ काम करे, बट देयर इज़ समथिंग इनसाइड जो कि इंसान के अनकॉन्शियस में होता है। उससे कौन डील करता है? साइकोएनालिसिस उनको डील करता है। साइकोएनालिसिस इंसान के इनर माइंड कम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करता है। तो साइकोएनालिसिस क्या होता है? साइकोएनालिसिस का बुनियादी बिलीव ये है कि हर इंसान के अंदर अनकॉन्शियस में कुछ डिज़ायर, फीलिंग्स, थॉट और मेमोरीज होती हैं, जिनके बारे में जानकर उनकी ज़हनी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। अब साइकोएनालिसिस में पेशेंट्स के बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर को स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती हैं। उन टेक्निक को क्या कहते हैं? उन टेक्निक को इंक ब्लॉट्स, जो टेक्निक उनमें यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? इंक ब्लॉट्स, प्रैक्टिस, फ्री एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग ड्रीम एनालिसिस, रेजिस्टेंस एनालिसिस, ट्रांसफरेंस एनालिसिस। हमारे माशरे में बहुत से मामले हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सबब बनते हैं, और ज़हनी अमराज में इजाफे की वजह से साइकोएनालिसिस की अहमियत और बढ़ गई है। अब जो थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस है, ये थ्योरी जो है वो बेस्ट थ्योरी है जो कि ह्यूमन माइंड की पर्सनैलिटी है उस पर फोकस करती है। इंसान के जो इंटरनल माइंड ग्रोथ और
एंड साइकोडायनामिक्स, यानी इंसान के माइंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको डील करती है। फ्रॉइड जो है वो साइको एनालिसिस के अंदर ह्यूमन पर्सनैलिटी को भी डिस्कस करता है और उसके अंदर होने वाले डिफ़ॉल्ट्स के सॉल्व करने के लिए मेथड भी देता है थ्रू साइको एनालिसिस थ्योरी के ज़रिए। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी और स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट्स। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि पीर इन्फ्लुएंस, पेरेंटिंग, जेनेटिक्स, वर्बल अब्यूज़ और चाइल्डहुड ट्रॉमा बढ़ते हुए ज़हनी अमराज का सबब बनते हैं। तो फ्रॉइड ये कहता है कि हम ह्यूमन इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, माशरे में हमें बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हैं वो मिलते हैं ज़हनी अमराज की वजह से। उनकी वजह से हम साइको एनालिसिस की वजह से उन सबको उनके साइको एनालिसिस के ज़रिए हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका प्रॉपर जो है वो इलाज कर सकते हैं, उन ट्रॉमास का इलाज कर सकते हैं। अब फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डायनामिक्स एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है उसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? इड, ईगो और सुपर ईगो। उसके बाद जो पर्सनैलिटी डायनामिक्स है जिसके अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं: कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड। और थर्ड है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जिसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म भी आता है और ये भी आता है कि किस तरह ह्यूमन माइंड जो है वो सेक्सुअल डेवलप होता है, उसके अंदर वो लिबिडो आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ये साइको एनालिसिस के अंदर पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड ये कहता है कि हर इंसान के अंदर एक ख़ास पर्सनैलिटी होती है और वो कैसे ख़ास होती है? इन 3 चीज़ों से। नंबर 1 इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इड क्या है? इड जो है वो प्लेजर से रिलेटेबल है, ईगो जो है वो रियलिटी से रिलेटेबल है और सुपर ईगो जो है वो एक आइडियल फेस है जो परफेक्शन का या मोरालिटी को शो करता है। जो किसको शो करता है? या तो परफेक्शन को शो करता है या मोरालिटी को शो करता है, यानी सोसाइटी वगैरह के नॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म को इड को डिस्कस करते हैं। इड क्या है? इड की अगर बात की जाए तो ये प्रिमिटिव होती है, इंस्टिंक्टिव होती है, मतलब ये बेस्ड ऑन 6 सेंस और प्रिमिटिव होता है कि यानी ये किस पे बेस होती है कि हमारे 6 सेंस पे बेस होती है। और प्रिमिटिव क्या होता है कि ये बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसमें इड मौजूद होती है। इड एक लैटिन वर्ड है जिसका ओरिजिनल है सोर्स ऑफ प्रिमिटिव और ये न्यू बॉर्न बेबी के अंदर मौजूद होती है। इट वर्क एज स्टोर हाउस ऑफ बायोलॉजिकल बेस्ड अर्जिस, फॉर एग्जांपल जैसे हमने खाना पीना और जो सेक्सुअल स्टिमुलस हैं, जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसको डील करती है। ये प्लेजर के लिए होती है। इड क्या है कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें मौजूद होती है। इसमें हर वो चीज़ आती है जो इंसान के बायोलॉजिकल नीड से रिलेट होती है। जैसे बच्चा शुरू में होता है तो उसको प्लेजर चाहिए होता है, वो खाना पीना उसके लिए बेसिक्स नीड्स होती हैं। उसके बाद उसकी जो बेसिक नॉर्म जैसे सेक्सुअल स्टिमुलस होते हैं वो चीज़ें। और इड के अंदर जो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड आ जाता है। ठीक है, इंसान के पहले माइंड में जो ख्याल आता है, जो प्राइमरी थॉट्स होती हैं वो इड से आती हैं। इड के अंदर जो है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे अंदर अनफिल्टर्ड थॉट्स होती हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं थॉट्स होती हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड में उसकी जो है फुलफिल डिज़ायर्स होती हैं जो पूरी नहीं की जा सकती, जो सोसाइटी में बाहर आ जाएं तो उनमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो एनिमल डिज़ायर्स होती हैं। हर इंसान के अंदर एक जानवर भी होता है ना, वो कहते हैं। तो वो जो जानवर है वो हमारा अनकॉन्शियस है, उसमें ऐसे ऐसी थॉट्स, ऐसे डिज़ायर्स होती हैं कि वो उनको बाहर नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो हमारी फर्स्ट प्राइमरी थॉट्स होती हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड होती है, उनको इड कहते हैं। अब इड क्यों डिवेल्प होती है? टू रिड्यूस टेंशन, अवॉइड द पेन एंड ऑब्टेन प्लेजर। ये 3 पर्पज़ होते हैं ये जो जिनके लिए जो है वो इड जो है वो डिवेल्प होती है। यानी जब हम प्लेजर को गेन करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कुछ अच्छा सोचो, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसको हम अपने कॉन्शियस में लाते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करते हैं। टू रिड्यूस टेंशन, अवॉइड द पेन एंड गेट ऑब्टेन प्लेजर।
ईड सिर्फ इस वजह से पैदा होती है कि इसे हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस है। जो पहली चीज़ इंसान के दिमाग में आती है वो क्या होती है कि ये करना है, और कोई भी थॉट्स होती हैं टू गेन प्लेयर, तो वो ईड होता है। तो अब आई होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ईड क्या होता है। अब दूसरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी टर्म है ईगो। अब ईगो क्या होती है? ये एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई, मतलब सेल्फ। इसमें मैन वर्सेस हिज ओन सेल्फ आता है, यानी इंसान जो है वो अपने अंदर अपनी चीज़ों के बारे में जो उसके कहते हैं ना ज़मीर की आवाज़ जो है वो खुद जो है वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, और उसके अंदर वो उसकी इनर सेल्फ जो है वो उसके किसी भी चीज़ के बारे में उसको रोकती है या उसको अलाउ करती है। तो इसमें मैन वर्सेस ऑन सेल्फ आता है। ईगो एक मीडिएटर है, सुपर ईगो और ईड के दरमियान आती है। ये बीच की चीज़ है, यानी जो सुपर ईगो और ईड को कंट्रोल करती है। ईड है कि आप अपनी ख्वाहिश की तरफ भाग रहे हैं, और सुपर ईगो परफेक्शन की तरफ भागती है। सुपर ईगो जो है वो रियलिटी और फैक्ट्स पर बेस करती है, पोस्टपोन करती है। अब आपकी डिज़ायर जो है वो खुद को जो अपनी डिज़ायर को रोकना, खुद ही रोकना, वो है ईगो। मिसाल के तौर पर आपने अभी खाना खाया तो आपको दोबारा खाने की तलब होती है, लेकिन आपकी ईड आपको रोकती है कि आप जो हैं वो खा लेना, लेकिन 5 घंटे बाद खा लेना। तो ये आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करती है, यानी आपको सेकेंडरी थॉट्स देती है। ये आपको जो है लॉजिक देती है। मतलब कहती है कि आपने खाना खा लिया है, पर फिर रोकती है कि आप ना खाओ, आप डाइट पे हो। ईगो कहती है कि इंतज़ार करो अपनी मूवमेंट का, अपने आप को सेटिस्फाई करो। और फिर ये कहती है कि लाइक अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो उस पे आपको लॉजिक्स देती है कि ये काम कर लो इंस्टेड ऑफ दिस, ये ठीक रहेगा। तो ये मैन वर्सेस इज ऑन सेल्फ इसमें आ जाता है। अब सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो ये फुली डेवलप्ड स्टेज होती है। इसके अंदर मॉरल कंपोनेंट आते हैं। इसको आइडियल से ज़्यादा रियल किया जा सकता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। इसमें मैन वर्सेस मैन वर्सेस सोसाइटी। तो ये चीज़ हो जाती है कि एक दूसरा इंसान भी आपके बारे में क्या सोचेगा और सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचेगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो आपका गिल्ट, यानी कि कुछ ऐसा काम कर लिया कि बाद में गिल्ट रह गया, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, आपके मॉरल वैल्यूज़, आपके आइडियाज़, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसमें क्या होता है कि इन सब चीज़ों पे ये बेस करती है, सोसाइटी पे, गिल्ट पे, मैन वर्सेस सोसाइटी पे। पर्सनैलिटी को ये रिप्रेजेंट करती है, और इसकी इनर वैल्यूज़, आइडियल मॉरल और इसका एटीट्यूड टुवार्ड द सोसाइटी को डिस्क्राइब करती है। ये कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है, और ये हमें जो राइट्स और रॉन्ग होता है उसके बारे में बता रही होती है। राइट्स के बारे में बता रही होती है और रॉन्ग के बारे में जस्टिफाई कर रही होती है कि ये कर लो, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, ये कर लो। जो आपकी ईगो है उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। ईगो में ये होता है कि इंसान खुद सोच रहा होता है, लेकिन सुपर ईगो में क्या होता है कि वो सोसाइटी है वो आपकी डिज़ायर को रिप्रेस कर रही होती है। सोसाइटी में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो उनको रिप्रेस कर रही होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचेगी। तो इसमें क्या होता है कि आपका मॉरल होता है, आपका एटीट्यूड टुवार्ड द सोसाइटी है, उसको डिस्कस करता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ब्रीफली ईगो, सुपर ईगो बता दिया कि फ्रॉइड के मुताबिक जो ईड है वो प्रिमिटिव इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट है। ये फ्रॉइड के मुताबिक किसी भी पर्सनैलिटी का अनकॉन्शियस पार्ट है, और उसका जो है वो मकसद नताइज की परवाह किए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ प्लेयर का असूल है, और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ईगो क्या है? ये जो है डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है। ये पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो इंसान को हकीकत का एहसास दिलाता है और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ये पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और ज़रूरत के वक़्त तब्दील भी किया जा सकता है। उसके बाद जो सुपर ईगो है वो मॉरल कंपोनेंट है। ये पर्सनैलिटी का एथिकल कंपोनेंट है। ये इंसान को अखलाकी कदरें सीखने की तरफ राग़िब करता है, और जो इड है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल के तहत काम करती है उसको सप्रेस करता है, और ईगो को हकीकत पसंदी की बजाय अखलाकियात के तहत काम करने का हुक्म देता है।
अब उसके बाद क्या है, पर्सनैलिटी डायनेमिक्स। फ्रॉइड के मुताबिक पर्सनैलिटी अपने डेवलपमेंट के दौरान बहुत से मराइल से गुजरती है। फ्रॉइड 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बयान करता है। सबसे पहले है ओरल स्टेज, नंबर 2 एनल स्टेज, नंबर 3 फैलिक स्टेज, नंबर 4 लेटेंसी स्टेज और जेंट्रल स्टेज नंबर 5 पे है। अब ओरल स्टेज क्या होती है? इसका दौरानिया जो है वो 0 to 2 ईयर है, यानी बेसिक से लेकर 2 ईयर तक इसका दौरानिया है जब बच्चा पैदा होता है। इसमें प्लेयर हासिल करने का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ओरल है, इसलिए इसको ओरल स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल सकिंग से प्लेयर हासिल करता है। वो हर चीज़ को चबाकर लज्जत हासिल करने की कोशिश करता है। इसमें बेसिक्स प्लेयर आ जाता है, जो बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से हासिल करता है और बॉटल सकिंग के ज़रिए उसको चबा कर उसको लज्जत हासिल करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो एनल स्टेज है। इसका दौरानिया 2 to 3 ईयर है, यानी जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है। इस दौरान बच्चा जो है वो एनल पार्ट्स को छूने से प्लेयर हासिल करता है। उसके बाद जो है वो फैलिक स्टेज है। इसका दौरानिया 3 से 6 साल का है। इस स्टेज में बच्चा अपने जेनिटल्स ऑर्गन से आगाह होता है। उसको मेल और फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान फ़र्क का पता चलता है। उसके बाद लेटेंसी स्टेज है। इसका दौरानिया 6 से 12 ईयर का है। इसमें स्टेज में बच्चा नई स्किल सीखने की कोशिश करता है। अब जेनिटल स्टेजेस ये सेक्सुअल डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज है। इस स्टेज में बच्चा अपने ख़ानदान से बाहर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट महसूस करता है। मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ साइकोएनालिसिस क्या है कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इडिपक्स कॉम्प्लेक्स। कॉन्शियस एक अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक इंसान अपने आप से, अपने हालात, अपने इर्द गिर्द पेश होने वाले हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह होता है। पॉइंट समझने के बाद हम बढ़ते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म की तरफ। इंसान के कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के अंदर आता है और इसके अंदर काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी हैं जो लिटरेचर के अंदर यूज़ होती हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ईग और सुपर ईग के दरमियान जो ईगो होती है उसके साथ वो डील करता है। मतलब जो है कि बैलेंस रखने का काम जो होता है वो ईगो का है, उसको डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो डील किया जाता है। और ईगो का वो जो बैलेंस रखने का काम है वो कौन डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू आउट उसको बैलेंस रखा जाता है। अब इसकी डिफरेंट टर्म्स हैं, कौन कौन सी? कंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशंस, फिक्सेशन, डिनायल, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशंस, उसके बाद रैशनलाइजेशंस, सब्लिमेशंस, रिग्रेशन, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि कंपोजिशन ये होता है कि अक्सर ये होता है कि एक बच्चा होता है जिसे बचपन में माँ फीड नहीं करवा सकती, तो वो अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। मतलब एक चीज़ का बदल उसने ढूंढ लिया, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, वो जो प्लेयर हासिल करने के लिए कोई ना कोई वो अल्टरनेटिव चीज़ ढूंढ ही लेता है। जैसे कोई समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा होता है और अगर उसको दूध वगैरह नहीं पिलाया जाता तो वो अपना ही होंठ लेके चूसना शुरू होता है और वो उसकी आदत बन जाती है। बाद में वो अनविलिंगली वो चीज़ें बार बार बड़ा होकर भी वो चीज़ें रिपीट करता रहता है। ऐसे ही वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढता है। अगर हम डिसेबल पेशेंट की बात करते हैं तो उनमें किसी बीमार के बदले में जो कोई बीमारी है उसको मिली है, जैसे पोलियो हो गया या कोई और भी डिसेबिलिटी है उसको मिली है, तो उसके अंदर अल्टरनेट के तौर पर कोई आर्ट डेवलप हो जाता है, कोई कंपोनेंट्स आ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में उसके हो रहा होता है और वो उसको कॉन्शियस माइंड के ज़रिए अनकॉन्शियस माइंड में उसके वो बीमारी है और कोई चीज़ अल्टरनेट के तौर पर उसके अंदर डेवलप हो जाती है और कॉन्शियस माइंड के ज़रिए वो जो है वो डिपिक्ट कर रहा होता है, वो अपने आर्ट वो है वो जाहिर कर रहा होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आती है। ये क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि ये डिस्चार्ज योर फीलिंग्स ऑन अनदर वन, यानी किसी एक से आपको मोहब्बत है, आप उसकी बातें जो है वो किसी और के साथ करने लग जाते हैं। जैसे एक इंसान से समटाइम ऐसा होता है कि हम एक पर्सन से, हमें और समटाइम सोसाइटी में लोगों को किसी एक इंसान से मोहब्बत होती है या कुछ अट्रैक्शन या अटैचमेंट इस तरह होती है कि हम उसी की बातें
करते रहते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है। तो ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है कि हम उसी की बातों को आगे डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके इसमें एक और मिसाल ये भी की जा रही है कि समटाइम्स टीचर्स को सुपरवाइज़र जो है वो टीचर को डांट देते हैं, तो वो उनका गुस्सा जो है वो आगे स्टूडेंट्स पे निकालते हैं। समटाइम ऐसे हम कह रहे होते हैं कि आज घर से लड़ के आया है। अगर कुछ टीचर जो है वो बिला वजह गुस्सा कर रहा हो तो हम ये कमेंट पास कर देते हैं कि आज घर से लड़के आया है। मे बी उसको सुपरवाइजर डांटना हो, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि वो एक पर्सन का गुस्सा दूसरे पर्सन पे उतार रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वो होता है कि आप कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आप कोई एक स्टडी करना चाहते थे किसी चीज़ में और वो आपको नहीं होती, तो आप उसके अल्टरनेट में कोई और कर लेते हैं। जैसे कि एक बंदा MBBS करना चाह रहा था, तो MBBS अगर उसका नहीं होता तो वो न्यूट्रिशन में चला जाता है, क्योंकि वो भी डॉक्टर है, या DPT चला जाता है, या वो जो है वो DVM में चला जाता है। यानी वो भी कहते हैं कि चलो डॉक्टर तो है ना, तो यानी कि वो एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, जो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं और वो उसमें चले जाते हैं और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो फिक्सेशन है। फिक्सेशन वो होती है कि साइकोसेक्सुअल स्टेज जो पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि लोविडो और आपका जो ओरल स्टेजेस के अंदर जो आपके कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और अडल्ट बंदे तो आपके अंदर कुछ एहसास कमतरी की चीज़ें आ जाती हैं। उसके पास जो नेक्स्ट टर्म है वो डिनायल है। डिनायल क्या होता है कि किसी बात से डिनाई करना। ये ऐसा होता है कि वो अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी अचानक शौक जो होता है कि यानी किसी का कोई हस्बैंड वगैरह फौत हो जाए, या माँ का बेटा छिन जाए, या बेटे की माँ छिन जाए, तो वो एक स्टेज आती है कि वो कहता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। तो ये चीज़ें डिनायल में आ जाती हैं। जब वो ऐसे डिनाई कर रहे होते हैं तो यहाँ ईगो डिनाई का परसेप्शन जो है वो लगा रही होती है। उसके बाद जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। अपने अंदर कुछ मरूमी लेकर किसी अंदर को, यानी आपके अंदर कुछ चीज़ की कमी है, ठीक है, तो आप वो चीज़ दूसरे में देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। यानी इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि अगर आप जो हैं वो चोरी वगैरह नहीं कर, बचपन में आपने चोरी की थी और आपको उस पर डांट पड़ी थी या मार पड़ी थी, तो आपके सामने वो आपका भाई जो है वो चोरी करता है, तो आप उसे जो है वो समझाएंगे, ले मारेंगे नहीं। या अगर आप एक दफ़ा घर से बाहर रुके रात, तो या दिन को काफ़ी लेट हो गया, घर आए तो वापस आके आपको डांट पड़ी, नेक्स्ट टाइम अगर आपका भाई जो है वो इस तरह करता, तो आप उसको बचाएंगे पेरेंट्स से, आप उसके जज बन जाएंगे, उसके वकील बन के अपने पेरेंट्स के सामने खड़े हो जाएंगे कि कुछ नहीं होता, बड़ा हो गया ये। तो इस तरह की आप जो दिलाए ना, ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद जो है वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन क्या है कि अपना एक काम इतनी दफ़ा करना कि आपको उसकी आदत हो जाए। अब इसके बारे में इसकी क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं या हॉस्पिटल स्टाफ होता है, वो ब्लड को देखता है। जब हम किसी मरीज़ को समटाइम ऐसा होता है ना, हम किसी मरीज़ को देखते हैं या हम ब्लड को देखते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हम अनवेल सा महसूस करते हैं, ऐसे करते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, ये चीज़ें महसूस करते हैं। लेकिन जो वहाँ का स्टाफ होता है, जो वो चीज़ें देख रहा होता है, वो वैसे उनको सेम महसूस नहीं होता, वो उनके लिए नॉर्मल होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा कब्रिस्तान में जो लोग बंदे मर जाते हैं, अगर हम किसी लाश का पोस्टमार्टम देख रहे हैं तो हमें जो है वो कैसा फील होगा, लेकिन जो डॉक्टर वहाँ पे कर रहे होते हैं उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये है आइसोलेशन, कि आप एक काम इतनी दफ़ा करना कि आप रिलैक्स हो जाओ और उसको आपको दोबारा करना वो महसूस ही ना हो कि वो कुछ में कुछ हो रहा है। उसके बाद है रैशनलाइजेशन। ये क्या है कि ये इंसान के बिहेवियर है, इंसान का, कि इसमें लॉजिक, इसका इंसान का बिहेवियर कहाँ शिफ्ट हो जाता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग की तरफ उसका बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है, और उसकी जो डिज़ायर होती है उसको रिप्रेस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बंदा अगर सिगरेट पीता है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम सिगरेट छोड़ दो, वो आगे से उसका जो बिहेवियर है वो क्या कहता है, वो हमें लॉजिक देता है कि सिगरेट जो है वो उसके फ़ायदे में बताने लग जाता है कि सिगरेट के बहुत फ़ायदे हैं, इससे आप जो है वो अगर पढ़ना चाहते हैं, आपका माइंड जो है वो काम करेगा ज़्यादा, आप ज़्यादा देर तक जाग सकेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। तो वो एक ये बुरी चीज़ है, लेकिन इसके सामने वो हमें लॉजिक्स दे रहा है
कि वो इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत एनर्जेटिक फील करता है, वो रातों को देर तक पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें वो लॉजिक्स दे रहा है। ये क्या चीज़ें हैं? ये रैशनलाइजेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सब्लिमेशन है। अब सब्लिमेशन क्या होता है? ये होता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी आर्ट पे निकालना। मिसाल के तौर पर हमने देखा होगा कि अगर जो बॉक्सर टाइप होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बॉक्सिंग के ज़रिए अपना गुस्सा जो है वो अपना जो एंग्जाइटी है वो निकाल लेते हैं। एक राइटर जो है वो उसको अगर किसी पे गुस्सा आता था, एक राइटर था वो अपनी पोइट्री पे गुस्सा निकालता था। जब उसको गुस्सा आता था वो पोइट्री करता था, अपने आर्ट पे गुस्सा निकालते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं। तो ये डिफरेंट आर्ट्स के ज़रिए जो है वो अपना गुस्सा जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद रिग्रेशन ऐसा स्टेप होता है जो मैकेनिज़्म वो क्या है, अर्ली मैकेनिज़्म की स्टेजेस को डील करता है। मिसाल के तौर पर कि हम देखते हैं कि अगर किसी का एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता तो वो जो जैसे बच्चे करते हैं वैसा रिएक्ट करने लग जाते हैं और परेशान होते हैं और एग्जाइटी को अपने अंदर अपने ऊपर ले लेते हैं। हालांकि रिज़ल्ट तो आ गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो उनका फ़ौरन रिएक्शन होता है वो शो क्या करता है? रिग्रेशन को शो करता है। उसके बाद रिप्रेशन है। रिप्रेशन क्या होता है कि ये सडन शॉक होता है, किसी चीज़ का सडन शॉक जो है वो रिप्रेशन होता है। उसके बाद प्रोजेक्शन ये होता है कि किसी पे जो है वो इल्ज़ाम लगा देना, ठीक है, अपना किए पर। जैसे हम कुछ एक्ट करते हैं और हम पनिशमेंट से बचना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये उसने किया। जैसे अगर किसी से गिलास टूट जाए तो हम ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं तोड़ा, ये किस्मत में था या किसी और ने तोड़ा है, या हम अपने से कमतर पे जाके उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये उसने काम किया है, मैंने नहीं किया, क्योंकि हमें बातें ना सुननी पड़ जाएं, क्योंकि हमें घर वालों से डांट ना पड़ जाए। तो ये चीज़ें होती हैं प्रोजेक्शन के अंदर। तो ये डिफरेंट स्टेजेस थी, डिफरेंट टाइप टर्म्स थी किसकी? डिफेंस मैकेनिज़्म की, जो डील करती है हमारे ईगो को, जो हमारे सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के अंदर, और इसके काफ़ी टर्म जो हैं वो लिटरेचर के अंदर यूज़ होती हैं। अब डिफेंस मैकेनिज़्म जो है किससे डील करती है? इड और सुपर ईगो के दरमियान जो ईगो है उसको डील करती है। मतलब ये बैलेंस का काम करती है, और ये उनकी टर्म्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ साइकोएनालिसिस की बात करें तो उसमें कॉन्शियस आता है, सब कॉन्शियस आता है और ओडीपी कम्प्लेक्स आता है। कॉन्शियस एक अलर्ट और स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक इंसान अपने आप से, अपने ख्यालात से और अपने गिरदो पीछ से, यानी इर्द गिर्द के हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह होता है और देख रहा होता है, समझ रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है और उसी के मुताबिक जो है वो एक्ट भी कर रहा होता है। सब कॉन्शियस में मुराद वो ज़हनी हालत है जिसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होते, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स और एक्शंस पर असरअंदाज होती है। उसके बाद एडिपस कम्प्लेक्स से मुराद अपोजिट सेक्स के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ जो है वो आपकी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट की ख्वाहिश, डिज़ायर। इसमें पेरेंट्स वगैरह के साथ, जैसे वो कहते हैं कि जो बेटी है वो बाप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो अपोजिट जेंडर है, और बेटा जो है वो माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसमें ओडिपस की मिसाल दी जाती है बहुत ज़्यादा कि वो किस तरह अपनी माँ के साथ जो है वो उसकी डिज़ायर जो है वो उसको उसने फुलफिल की। अब इफ़ेक्ट ऑफ साइकोएनालिसिस ऑन इंग्लिश लिटरेचर, ये ख्याल किया जाता है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट से ड्रीम्स की तरह जो है राइटर्स के अनकॉन्शियस में मौजूद उसके फियर, डिज़ायर और एंग्जाइटी और मेमोरीज़ के बारे में जाना जा सकता है। साइकोएनालिसिस थ्योरी जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिटरेचर पर असरअंदाज होती है। बहुत से राइटर्स ने फ्रॉइड के इस्तेमाल की गई टर्म्स को अपने ख्यालात के इज़हार का ज़रिया बनाया। 20वीं सेंचुरी को मॉडर्न साइकोलॉजी का आगाज़ कहा जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ साथ लिटरेरी टेक्स्ट के साइकोएनालिसिस का आगाज़ हुआ। लिटरेचर की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन के लिए साइको एनालिटिकल थ्योरी को इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके अलावा फ्रॉइड की पेश की गई साइको एनालिसिस के टर्म्स और जहनी बीमारियों का इलाज का तरीका बहुत सी नॉवेल्स और ड्रामास के कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। मुख्तलिफ राइटर्स ने अपनी अपनी राइटिंग में फ्रॉइड की थ्योरीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया। बहुत से राइटर्स ने फ्रॉइड की पेश किए गए मेथड्स को एग्जैजुरेट किया, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर उसकी थ्योरीज़ को एक्सप्लॉइट भी किया गया।
बहुत से ड्रामा और नॉवेल्स को इडिपस कॉम्प्लेक्स की बेस बनाकर लिखा गया। फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस ने फिक्शन और फिलॉसफी को बहुत मुतासर किया। इंग्लिश लिटरेचर जिसको कहा जा सकता है कि ये फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी से मुतासर होकर लिखा गया था, वो मुंदरजा झैल हैं। यानी कौन कौन से टेक्स्ट हैं? हैमलेट बाय शेक्सपियर, द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फाल्कनर, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी बाय माइकल फकॉल्ट, उसके बाद एगामेम्नॉन बाय असाइलस, इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लस। इडिपस रेक्स जो है वो एक कंप्लीट एग्जांपल्स है इसकी साइकोएनालिसिस की, जिसके अंदर वो इडिपस जो है वो अपनी मांग की तरफ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि जो है वो अपोजिट जेंडर की तरफ आपका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपके अंदर लिबिडो जो है वो यानी एनर्जी ऑफ सेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा उर्दू लिटरेचर में भी बहुत से नावल जो हैं वो फ्रॉइड थ्योरी को जिनमें फ्रॉइड थ्योरी को इस्तेमाल किया गया। तो ये थी आज की हमारी थ्योरी जिसको हमने अंडरस्टैंड किया, साइकोएनालिसिस को हमने उसके डिफरेंट स्टेजेस को, डिफरेंट टर्म्स को और उस डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।